हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कविता। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो टॉपर्स हैं जिन्होंने IIT जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, उन टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी को सुन रहे हैं ताकि हम भी इंस्पिरेशन मिल पाए। जो नेक्स्ट कमिंग बैच है उनको समझ में आए किस तरीके से उन्हें एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए। अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के साथ हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हिमांशु शर्मा। तो हिमांशु, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं शुरुआत करूँ अपने सवालों के सिलसिले की, उसके पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को यहाँ पे बता दीजिए कि आपने श्योर कहाँ से श्योर मैम। पढ़ाई की है, आपका श्योर। बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से आपने IIT जैम के एग्ज़ाम की तैयारी की। Okay, ma'am. At first, thank you very much for all of the IFAS team to give me this opportunity to say uh, ये सब मेरी जो एक्सपीरियंस है मुझे उसे शेयर करने के लिए। माय नेम इज हिमांशु शर्मा एंड आई एम doing my graduations in physics, chemistry, and mathematics from University of Kota. And recently, I have secured All India rank 447 in IIT JM Physics, and I have took subscriptions from IFAS coaching, and I did my all of preparation from IFAS coaching. ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु। सो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पूरे Thank you very परिवार much, को, कि ma'am. आपने IIT जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। Thank you very much, ma'am. कैसा है अभी घर पे माहौल? मतलब मम्मी पापा भाई बहन तो बहुत खुश होंगे, अब हमारा भाई हाँ। IIT सा, का सा, टैग आपको मिल रहा है, सबको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा इस समय। बिल्कुल मैम, सारे घर वाले काफी खुश हैं और दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। तो घर में काफी अच्छा खुशी का माहौल है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने कोई गैप भी नहीं लिया है, आपने अपने हाँ। बैचलर्स के साथ साथ ही IIT जैम को भी क्वालिफाई कर लिया है। ये यस एक बहुत मैम, बड़ा अभी मैं थर्ड अचीवमेंट है ईयर में अपने ही हूँ। आप में। तो आपने कैसे मैनेज किया अपने बैचलर्स को, बैचलर्स की भी पढ़ाई को, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम्स होंगे और साथ ही साथ IIT जैम जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम है, कैसे यस आपने यस मैम। मैनेज किया ये सब? मैम मैं क्या है, फर्स्ट ईयर में जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था तभी मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसी में क्या है, प्रिपरेशन से ही बेसिक जो फाउंडेशन है वो तो सारा स्ट्रांग हो ही गया था। फिर सेकंड ईयर में दोस्तों के थ्रू जेम जेम का पता चला मुझे, और सेकंड ईयर में मैंने प्रिपरेशन अपने से चालू कर दी थी। फिर थर्ड ईयर आते आते मैंने IFAS कोचिंग से ही सब्सक्रिप्शन ले लिया 12 मंथ्स वाला। और उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन चालू कर दी। और धीरे-धीरे करता चला गया। फिर जो फिज़िक्स था वो मेरा बचपन से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और प्रिपरेशन करते चला गया और टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और उसके बाद सारा कुछ हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंटली आप ऑलमोस्ट अपने बैचलर्स के साथ-साथ ही आप पढ़ाई कर रहे थे। और यहाँ यस पे मैम। काफ़ी डिफरेंस होता है क्योंकि बैचलर्स में बहुत कांसेप्ट्स होता है, थ्योरी क्वेश्चन्स ही आते हैं। और जब आप यस मैम, IIT यस। जैम का देते हो तो वहाँ पे ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स आते हैं, ज़्यादा वहाँ पे हाँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स आते हैं। क्या डिफरेंस था आपको? किस तरीके से आपने अलग, यहाँ पे कुछ अलग आपको मेहनत करनी पड़ी होगी IIT जैम के लिए, तो वो आप शेयर कीजिए कि जो य बच्चे अभी फाइनल ईयर में, कि उनको क्या-क्या यहाँ पे देखना है, कैसे आप अपना टाइम टेबल मैनेज करते थे? क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ-साथ आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता, तो आप अपना टाइम टेबल वगैरह सब यहाँ पे अपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके मैम। मैम, होता क्या था कि सुबह सुबह तो मैं कॉलेज जॉइन कर लेता था। कॉलेज चलता था 10 बजे से लेके और दोपहर में 2 बजे तक, जिसमें मैं 2 ही क्लासेस जॉइन करता था, फिज़िक्स की एंड मैथमेटिक्स की। उसके बाद कॉलेज का काम कॉलेज में ही करके घर आके सिर्फ़ IIT जेईई का प्रिपरेशन का ही रहता था, जिसमें मैं 1-2 क्लास कोचिंग की लेके उसके हुँ। बाद अपनी थ्योरी बनाता था। फिर क्वेश्चन लगाता था जो डीपीपी मॉड्यूल्स से मिलते थे, और रेगुलर प्रैक्टिस करता था। और जो बुक सजेस्ट की थी सर ने जो मुझे बुक सजेस्ट की थी, उन्हीं बुक्स को फॉलो करता था। और बाकी सारा गाइडेंस जो सर देते थे, उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाना था, और बाकी सारा काम अपने आप होता चला गया फिर। वेरी गुड। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत आपके काम में आया कि यस। जिस तरह से यस आपने, मैम। हाँ, अपने आप को टाइम को मैनेज किया और कंसिस्टेंटली आप लगे रहे, कभी भी बोर नहीं हुए। तो यस यहाँ मैम। पे अपने आप को ये कंसिस्टेंसी का आपका राज क्या है? क्योंकि बच्चे यूजुअली बोर हो जाते हैं ना, एक ही क्या पढ़ते रहना बोरिंग हो सकता है। और हाँ। फिजिक्स ऐसा ही बिल्कुल। सब्जेक्ट है कि आपको बहुत ध्यान से फोकस से पढ़ाई करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, वरना पूरा सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो आप अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड कैसे रखते थे? मैम, मैं मोटिवेटेड रखने का मेरा सबसे अच्छा रीज़न था कि मुझे पता था कि आईआईटी का जो टैग है वो टू मच इम्पोर्टेंट इन आवर इंडिया। क्योंकि एक बार ये जो मिल गया, उसके बाद लाइफ काफ़ी हद तक सेट हो जाती है, पूरी तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सेट हो जाती है। और मोटिवेशन अगले की ये भी था कि वहाँ पर जाएँगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोज़र वी विल गेट। तो
यही मोटिवेशन था कि कैसे भी करके उस कॉलेज में ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने पहले जेई की भी प्रिपरेशन की थी, तो उससे भी काफी मोटिवेट था मैं कि आईआईटी का सारा कुछ पता था मुझे कि आईआईटी में क्या होता है, किस प्रकार से आपको एक्सपोजर मिलता है, किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट आप स्कोप्स आपको मिलते हैं सब कुछ करने के लिए। तो मुझे पता था कि आईआईटी में जाना इज अ टू मच गुड थिंग, और मैं वैसे भी काफी रूरल एरिया से आता हूँ, तो यहाँ पे इतने बड़े कॉलेज में, इतने बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आप जब एडमिशन लेते हो तो एक अलग ही प्रकार का, कहते हैं ना, वो ऑरा बन जाता है और अपने चारों ओर। तो और इस वजह से। इंस्पिरेशन भी बहुत लोगों को मिलेगी आपके जो यस वहाँ पे मैम। जूनियर्स होंगे, जब उनको पता चलेगा कि आप एक अच्छे आईआईटी में हो, ऑब्वियसली और यस मैम। लोग वहाँ पे इंस्पायर होंगे, वो लोग भी आईआईटी जैम का एग्जाम देंगे, और वो लोग का भी आप एक इंस्पिरेशन के तौर पे आपको देखेंगे कि हमें भी करना है, जो भैया ने किया है वो हम भी अचीव करेंगे। बिल्कुल मैम। तो अब आपका क्या प्लान है, आप किस आईआईटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो? मैम अभी तो काउंसलिंग चालू होंगी, और आईआईटी के शायद मैं आइजर पुणे जो है उसमें अप्लाई कर रहा हूँ एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड के लिए, और बाकी मैं जो अच्छे आईआईटी हैं उनमें एमएससी फिजिक्स के लिए कोर्स के लिए देख रहा हूँ। और अभी तो वो एक भैया थे, उन्होंने बताया था कि एमएससी पीएचडी जो आईआईटी बॉम्बे में है, एनवायरमेंट एंड एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग वाली, उसे हम्म। ज्वाइन करने के लिए सोच रहा हूँ। ओके, तो इससे मैं समझ में पा रही हूँ कि आपको रिसर्च में भी उतना ही इंटरेस्ट है, यस इसलिए मैम। आप इंटीग्रेटेड पीएच, तो बहुत यस बढ़िया मैम। करियर आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं। आप थैंक यू बहुत वेरी मच मैम। अच्छे लाइन में जा रहे हैं, और आइजर पुणे एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो यस मैम। डेफिनेटली आई होप आपको आइजर पुणे मिल ही जाए। थैंक यू वेरी तो मच मैम। वेलकम। तो यहाँ पे जब हम आईआईटी जैम के एग्जाम की बात करते हैं, तो यहाँ पे तीन अलग अलग फॉर्मेट्स में हमारा एग्जाम डिवाइडेड है। यहाँ पे यस मैम। एमसीक्यूज भी आते हैं, एमएसक्यूज भी आते हैं, और एनईटीज भी आते हैं। तो क्या यस मैम। आपकी स्ट्रैटेजीज थी, आप ये सेक्शन को किस तरीके से डील करते थे? पेपर से पहले मैंने, मैम क्या है, 30 दिन जो थे, लास्ट का जो मंथ था उसमें 30 दिन काफी सारे मॉक टेस्ट दिए थे, और मैंने अपनी क्या है खुद की स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे सबसे एक तो नेगेटिव मार्किंग जो है उसे रिड्यूस कर देना है एकदम। हम्म। नेगेटिव मार्किंग करनी ही नहीं है कैसे भी करके। और मैंने क्या प्लानिंग की थी कि सबसे पहले एमएसक्यू को और एनएटी को सॉल्व करना है, क्योंकि एमएसक्यू और एनएटी जो है उनमें किसी में भी नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है। और जो हम्म। क्वेश्चंस हैं उन्हें, एनएटी के क्वेश्चंस को तो इजीली डील किया जा सकता है, एमएसक्यू थोड़ा क्या टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस एक साथ सही करने पड़ते हैं, तभी मार्क्स मिलते हैं। तो पहले तो मैं इन दोनों को करता था, उसके बाद मैं एमसीक्यू पर जाता था। एमसीक्यू को मैं ज्यादा टाइम देता था कंपैरेटिवली टू एमएसक्यू एंड एनएटी। हम्म। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी था कि मार्क्स को कैसे भी करके मुझे 40 to 50 की रेंज में लाना था, क्योंकि मुझे पता था 40 to 50 में इस रैंक में मुझे आईआईटी मिल जाएगी। और अब की बार पेपर थोड़ा टफ था, तो वो 37.67 पर 447 रैंक आ गई। तो एमसीक्यूज में आपने बोला कि आप ट्राई करते थे नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो आप उसके लिए हाँ, क्या स्ट्रैटेजी यूज करते थे नेगेटिव मार्किंग से, ताकि आप मिनिमम नेगेटिव मार्किंग आपको मिले? इसकी तो मैम कोई स्ट्रेटजी, मेरे पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। इसकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी थी कि जो आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, जो कोचिंग से आपको डीपीपी मिल रहे हैं, उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, उनकी हम्म। हैंड नोट्स बनाइए, नोट्स बुक बनाइए, और जो अच्छी से अच्छी बुक है उन बुक्स को बार बार सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशंस बनाइए। प्रैक्टिस से ही नेगेटिव मार्क्स को कम किया जा सकता है, और तो कोई वे है ही नहीं। क्योंकि अगर हम वहां पे जाके 2/3 भी नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चंस की, 1/3 नेगेटिव भी मार्किंग है, यस। तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बना देती है रैंक में। तो सीधी सी बात थी कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, नेगेटिव मार्किंग अपने आप ही कम हो जाएगी। और उसके बाद मॉक टेस्ट जो थे, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देने से काफी हद तक कम हो जाती है। ओके, यस, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम यस में किस मैम। तरीके से अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे भी आपको ये मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यस साथ ही मैम। साथ जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी आईआईटी जैम की, तो हमारे जो फिजिक्स के सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट होते हैं जो इजी होते हैं, कोई सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। यस साथ मैम। ही साथ इनको रिवीजन करना भी, तो वो भी एक बार बोरिंग हो सकता है कि एक बिल्कुल मैम। सब्जेक्ट आप लेके बैठते हो, उसके ऊपर बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हो, बाकी सब्जेक्ट्स जो है फिर उनको रिवाइज नहीं कर पाते हो। किस यस तरह मैम। से कि फिजिक्स इतना कंसेप्ट बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले के साथ साथ यहाँ पे आपको कंडीशंस भी याद रखनी पड़ती है कि किन कंडीशंस पे ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये सब आप यस किस मैम। तरह से रिवाइज करते थे? शुरू शुरू में तो मैम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स पर ही अपना पूरा फोकस दे देता था, पूरा हम्म। टाइम इन्हीं पर दे रहा था। फिर बाद में मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स और एसएसपी से भी इतने ही सवाल आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और एसएसपी को मैंने इग्नोर ही करना चालू कर दिया था। लेकिन लास्ट ऑफ फ्यू मंथ्स, जैसे दिसंबर और जैन में, मुझे पता चला कि इन पे भी फोकस करना होगा, तो मैंने फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स और एसएसपी को बिल्कुल जीरो से चालू किया। हम्म। और
धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया, लेकिन ये पार्ट मेरा फिर भी कमजोर रह गया। इसी वजह से एग्जाम में थोड़ी रैंक कम रह गई, क्योंकि अब की बार क्वांटम से क्वेश्चंस रिलेटिवली कम थे और सॉलिड स्टेट फिजिक्स से सवाल ज्यादा थे कंपैरेटिवली टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो सारे क्वेश्चन सारी जो अपने टॉपिक्स हैं उनको एक साथ लेके चलना पड़ता है, वरना रैंक में काफी डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि हम कह नहीं सकते कि इस साल पैटर्न क्या होगा। जैसे हम 2024 का पैटर्न देखें तो उसमें सारे टॉपिक से सवाल थे, लेकिन इस बार जो है वो सवाल जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स से कम हो गए, क्वांटम मैकेनिक्स से कम हो गए, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ज्यादा हो गए, और क्लासिकल मैकेनिक्स से ज्यादा हो गए। तो कह नहीं सकते। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन यही है कि सारे टॉपिक्स को एक साथ ही लेके चलो, सारे टॉपिक्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन दो, टाइम का भी और हार्ड वर्क का भी। और शायद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आप कह रहे हो कि आईआईटी में एडमिशन लेना तो इतनी आसान बात नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ पे हाँ खेलते हैं। जो भी पेपर बिल्कुल सेटर्स है उनको भी पता है कि लास्ट ईयर हमने क्या किया था, तो इस बार कुछ अलग करते हैं। तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे थोड़ा उन्हें संभल के चलना है और हर सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, क्योंकि आईआईटीएन बनना इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल मैम। बहुत लोग अचीव कर पाते हैं, काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अचीव कर पाते हैं। और यस इतना मैम। आसान तो नहीं है किसी आईआईटी में जाना, किसी आईआईटी में एडमिशन लेना, क्योंकि पर्क्स भी उतने सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो जो बच्चे अभी यहाँ पे एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी उतने ठीक नहीं आए हैं, जो काफ़ी लोग जो है वो अगले बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे, काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपकी तरह अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर वो अभी एक साल क्योंकि बचा है, इस एक साल में वो यस किस मैम। तरीके से अपनी स्टडीज़ को यहाँ पे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं? जैसे कि आपने बोला कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स को यहाँ पे निगलेक्ट किया, जो आपको बाद में लगा कि नहीं, एग्जाम में इन पे मार्क्स आ गए थे, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन यस पड़ मैम। गए थे। तो क्या फिर अभी बिल्कुल। बच्चे अभी एक साल में क्या किस तरीके से वो यहाँ पे कर सकते हैं, अपने अपने जो पूरी पढ़ाई है उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं? ओके मैम, तो मैं सबसे पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो एट फर्स्ट वी शुड जॉइन एनी टाइप ऑफ कोचिंग, बिकॉज कोचिंग से हमें जो है गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है। हम्म। क्योंकि हार्ड वर्क तो हम कर ही रहे हैं, हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट डायरेक्शन, एक स्मार्ट वर्क और एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ करते हैं तो उसके काफी सारी एफिशिएंसी उसकी आ जाती है, हम्म। और रिजल्ट जो है वो बेटर हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट वी शुड जॉइन कोचिंग एंड वी शुड हैव ए प्रॉपर एंड स्मार्ट गाइडेंस। हम्म। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है जो है वो है नोट्स एंड बुक्स। क्योंकि हमें आईआईटी जैम की जो क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, जो पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि इसके साथ हम काफी सारी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं साथ में, टीआईएफआर हो गया, जेस्ट हो गया, और काफी सारे इंटीग्रेटेड पीएचडी के एग्जाम्स हो गए, सीयूईटी हो गया। हम्म। तो हमारे पास सबसे ज्यादा क्वालिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा इस एग्जाम में जो मैटर करता है वो है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ टाइम यू शुड हैव, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू शुड हैव, एंड क्वालिटी ऑफ डायरेक्शन यू शुड हैव, देन यू विल गेट एनी टाइप ऑफ गुड रैंक इन दिस एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन है, देन आई थिंक यू कैन गेट a very good rank in this examination, because this examination is just about to precise your knowledge and want to know that how much depth in the subject you have। तो बस मैं यही मानता हूँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और धीरे धीरे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे फॉलो कीजिए, और यू विल गेट अ गुड रैंक। विल गेट अ गुड मार्क्स, विल गेट अ गुड आईआईटी डेफिनेटली। और शॉर्ट नोट्स यहाँ पे जैसे आपने बताया नोट्स बनाना, तो शॉर्ट नोट्स और की नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। जैसे मैंने लास्ट ऑफ मंथ में जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, तो मॉक टेस्ट देते टाइम मैं देख लेता था कि इस सवाल में जैसे कोई नया कंसेप्ट आया, या इस सवाल में मैंने कोई गलती की है, या कोई एरर मेरे से हुआ है, तो मैं उस एरर को लिख लेता था, या उसे अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेता, ताकि ये मैं गलती एग्जाम में ना करूं। और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना, और जो मैंने कॉपी बनाई, और मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी जो थ्योरी की जो बुक होती है वो अपनी खुद की कॉपी होती है। क्योंकि हम्म। उसमें हम अपने हिसाब से लिखते हैं, जो अपने कंफर्ट में होता है उसी हिसाब से लिखते हैं, उसे आसानी से रिवाइज किया जा सकता है। और मैं सोचता हूँ कि जो टीचर पढ़ा दे उसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए, उन्हीं एग्जाम्पल्स को लिखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम जब आप उन्हें रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वो काफी आसानी से चला जाएगा। और बड़ी बड़ी बुक्स को, जैसे मैंने लास्ट टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स की मैक आर्थर वाइजर वाली जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक आती है, उसको पढ़ना चालू कर दिया था, तो उसकी वजह से भी काफी टाइम चला गया था मेरा। तो ऐसा हो जाता है। बुक्स, मैं सोचता हूँ लास्ट टाइम में बुक्स नहीं, लास्ट टाइम में अपने नोट्स को और अपने शॉर्ट नोट्स को बना के रखिए, और उन्हें ही पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन कीजिए। डेफिनेटली उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे हाथ में रहेंगे तो हम कभी भी उनको रिवाइज कर सकते हैं, कभी भी फॉलो अप ले सकते हैं कि कौन हटके यस भी, तो मैम। हमें पता है कि कहाँ जाके अभी देखना है, पूरी बुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल मैम।
और इसके साथ-साथ इन एग्ज़ाम्स के साथ-साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का बैगेज है जो बच्चे यहाँ पे फ़ील करते हैं कि अरे स्ट्रेस हो रहा है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास होता है उस चीज़ का स्ट्रेस होता है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद उस चीज़ का स्ट्रेस होता है, नर्वसनेस होती है। आपको भी ये सब फ़ील हुआ होगा, तो आप क्या करते थे अपने आप को काम डाउन करने के लिए कि ताकि आपका एग्ज़ाम जो है उस पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट बिल्कुल ना हो? यस मैम, स्ट्रेस तो सभी के साथ होता है क्योंकि एग्जाम में क्या है, सीट्स देखा जाए तो काफी कम है। हाँ। और स्ट्रेस सभी के साथ होता है क्योंकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हर किसी के साथ स्ट्रेस बन जाता है। तो मैं तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए बैडमिंटन खेलने चला जाया करता था दोस्तों के साथ शाम को। और बैडमिंटन तो मैं यूं मानो आपकी एग्जाम से एक दिन पहले तक खेला है मैंने, स्ट्रेस को दूर बनाए रखने के लिए। और थोड़ा बहुत चिल आउट कर लेते थे, लेकिन ये था सबसे बड़ी बात थी, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते थे। हुँ। जैसे 6 घंटे पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, 6 घंटे सेट जो है स्टडी का वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब छोड़ देते हैं तो उससे पूरा रूटीन खराब हो जाता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए और तो काफी सारे सोशल मीडिया एप्स यूज कर लेते थे, बाकी सारी चीजें यूज कर लेते थे, स्ट्रेस तो कर लेते थे हैंडल आउट। तो भी आपको लगता है जैसे आपको खेल पसंद है तो खेल लीजिए, किसी को हाँ, मेडिटेशन पसंद है, किसी को मूवी देखना है, बट अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए ताकि एग्ज़ाम में आप बस अपना 100% दे पाएँ। जिससे आपकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती रहे। एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच हिमांशु, आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आए और अपनी इतनी स्टोरी शेयर की। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे इंस्पायर होने वाले हैं। उन्हें पता है अब कि उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आईआईटी जैम 2026 का एग्ज़ाम। एंड मैनी थैंक यू वेरी मच मैम। कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच मैम। और जाते-जाते मैं चाहूँगी कि आप एक पीस ऑफ एडवाइस दे दीजिए हमारे बच्चों को, जो भी आपको लगता है कि उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स के लिए। ओके मैम, तो मेरी पीस ऑफ एडवाइस यही रहेगी कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस पे आंख बंद करके विश्वास कीजिए, क्योंकि टीचर्स को स्टूडेंट से ज़्यादा पता होता है कि उसे किस प्रकार से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करानी होती है, क्योंकि टीचर्स को हमसे ज़्यादा पता है, वो हमसे ज़्यादा बच्चों को पहले पढ़ा चुके हैं। हुँ। तो सीधी सी बात ये, टीचर पर सेल्फ बिलीफ और टीचर पे बिलीफ रखिए बस। और अपना हार्ड वर्क और अपनी मेहनत को बिल्कुल भी बरकरार रखिए। छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंटली जो भी बिल्कुल। बच्चा फाइनल ईयर में अभी आपको पूरे साल इसी डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी आप बिल्कुल। टॉपर्स के पॉडकास्ट देख रहे हो, उनसे मोटिवेट होकर कुछ दिन मेहनत कर लेंगे बच्चे और फिर बच्चे ढीले हो जाएँगे। हाँ, तो यहाँ हाँ। पे वो भी नहीं, नहीं नहीं। छोड़ना है। ओके। थैंक यू ओके हिमांशु सर, सो थैंक मच। यू वेरी मच मैम। Thank you for थैंक यू वेरी joining मच with मैम। us. Have a great day and all the best for your future. थैंक यू वेरी मच मैम।